बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑफिस ऑटोमेशन। चूँकि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कंप्यूटर के यूजेस पढ़ने हैं डिफरेंट फील्ड्स में। तो आज जिस फील्ड की हम बात करेंगे वो है ऑफिस ऑटोमेशन, यानी ऑफिस के जितने भी काम हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए से कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड और है जिसे कहते हैं ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो टॉप मोस्ट फील्ड है आज के दौर में। इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम डिस्कशन करेंगे अबाउट ऑफिस ऑटोमेशन कि ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में कंप्यूटर के यूजेस पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर की एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं कि कंप्यूटर किस किस फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर में कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है और हम कंप्यूटर को किन फील्ड्स के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने चूंकि बिजनेस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि ऑफिस ऑटोमेशन के हवाले से कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेंट बाय ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है OA। एक दफ़ा बोर्ड में ये OA के नाम से क्वेश्चन आया था, डिफाइन OA या व्हाट इज़ मीन बाय OA। तो OA स्टैंड फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब ये है, आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊँ, इसका जो वर्ड है ऑफिस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का वर्ड ऑटोमेटिक से निकला है और ऑफिस का मतलब दफ्तर होता है। यानी आज दुनिया में जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी दफातर हैं, उनका जो काम है, दफ्तरी काम जितना भी है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जा रहा है। और ऑटोमेटिकली कैसे? विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि जब हम कोई चीज़ ऑटोमेटिकली करवाते हैं या करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक मशीन से होती है। मशीन जो ऑटोमेटिक होती है वो कंप्यूटर कहलाती है। हमने इस चैप्टर के शुरू में भी ये पढ़ा था कि हमारे जितने भी काम हैं हम डिपेंड हो चुके हैं उन कामों के लिए कंप्यूटर के ऊपर। तो ऑफिस ऑटोमेशन में हमारा जितना भी ऑफिस का काम है, ऑफिस के अंदर जितना भी पेपर वर्क है, वो सारा कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुका है। ऑफिस में जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो सारी की सारी कंप्यूटर के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। हम कंप्यूटर के जरिए से डिसीजन मेकिंग करते हैं। हमने किसी को मैसेज सेंड करना हो ऑफिस में रहते हुए तो हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन में हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो भी कंप्यूटराइज्ड है। ये भी ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर आता है। यानी ये आसान अल्फाज में कहें तो ऑफिस का जितना भी टास्क है, जितने भी ऑफिस हों, वो किसी भी किस्म के ऑफिस हो सकते हैं। गवर्नमेंट के ऑफिस हो सकते हैं, पब्लिक ऑफिस हो सकते हैं, प्राइवेट ऑफिस हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के ऑफिस हो सकते हैं। हर ऑफिस में कंप्यूटर सिस्टम मौजूद है और ऑफिस के जितने भी टास्क हैं वो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है। बजाय इसके कि हम हर काम मैनुअली करें, कंप्यूटर जो है वो ये हमारे सारे काम करके दे रहा है। ऑफिस ऑटोमेशन में हमारे पास इसकी जो मेन 3 कैटेगरीज़ हैं, मेन 3 सहूलियात हैं, उनमें सबसे पहले आता है हमारे पास DMS यानी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 2 पे आता है मैसेज हैंडलिंग सिस्टम और नंबर 3 पे आता है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल। ये 3 इसकी कैटेगरीज़ हैं जो कि हमें फ़ायदा दे रही हैं विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये ऑफिस ऑटोमेशन की 3 कैटेगरीज़ हैं जो कि हम ऑफिस के जितने भी टास्क हैं कंप्यूटर के ज़रिए से परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनमें 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि ऑफिस का जितना भी डॉक्यूमेंट्री काम है, जितना भी पेपर वर्क है, वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड है। चाहे हमने कोई ड्राइंग करनी हो, कुछ ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे स्केचेस और ड्राइंग्स वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, मैप्स वगैरह ड्रा करने की ज़रूरत पड़ती है, आर्किटेक्चर डिज़ाइंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सारा काम हाथ से करने की बजाय जो लोग हैं वो किस पे काम कर रहे हैं? कंप्यूटर सिस्टम पे कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे पहले MS ऑफिस में हमारे पास MS वर्ड आता है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप करते हैं, लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह हम इसके अंदर टाइप करते हैं। डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं हम इसके अंदर टाइप कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। फिर इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्सेल किस लिए इस्तेमाल होता है? एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अपना डाटा टेबल्स की शक्ल में यानी रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में स्टोर कर सकते हैं। वो चाहे कोई रिकॉर्ड हो या कोई भी हमारे कोई कैलकुलेशन ही क्यों ना हो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अलावा हमारे पास जितना भी डॉक्यूमेंट्री काम है उसके अंदर रिप्रोग्राफिक्स बहुत अच्छा एक इसका एडवांटेज है। रिप्रोग्राफिक्स का मतलब ये है कि एक ही डॉक्यूमेंट की हम मल्टीपल कॉपीज़ प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। रिप्रोग्राफिक्स से क्या मुराद है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ हम प्रिंट ले सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसकी आउटपुट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक लेटर लिखा है और वो आपको उसकी 4 से 5 कॉपीज़ चाहिए तो आप एक लेटर टाइप करने के बाद उसकी 4-5 कॉपीज़ कर सकते हो। अगर कंप्यूटर सिस्टम ना होता तो जो एक लेटर आपने लिखा उसको आपको 5 टाइम्स लिखना पड़ना था।
तो ये रिप्रोग्राफिक्स के अंदर आता है। तो उम्मीद है कि जो हमने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट्री काम है उसको मज़ीद इफेक्टिव बनाया जा रहा है कंप्यूटर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स, विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, मैप्स, वेक्टर ग्राफिक्स। हम डिफरेंट इमेजेस वगैरह ऐड करके अपने डॉक्यूमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं ईजिली। इसकी एग्जांपल आपकी बुक की लेते हैं कि आपकी बुक में बहुत सी जगहों पर उसने डायग्राम्स बनाई हुई हैं, इमेजेस ऐड की हुई हैं। तो ये जो आपकी बुक टाइप हुई है ये MS वर्ड के अंदर या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर हुई है जो कि ऑफिस का काम जो है वो कर रहा है कंप्यूटर की मदद से, और डॉक्यूमेंट्री काम है सारा। तो ये डॉक्यूमेंट है बेसिकली आपकी बुक में जो टाइप किया गया, पेज टाइप किया गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट ऐड किया गया उसके साथ इमेजेस ऐड की गई ताकि इस टेक्स्ट को ज़्यादा अफेक्टिव बनाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम से ये मुराद है कि हमारा ऑफिस का जितना भी कम्युनिकेशन का काम है वो सारा का सारा कंप्यूटर के ज़रिए से पॉसिबल है। हम एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, विद द हेल्प ऑफ फैक्सिमाइल यानी फैक्स मशीन, विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस और विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। हम नेटवर्क बना के एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहे हैं, ये आता है मैसेज हैंडलिंग सिस्टम। एक टाइम था जब कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, तो एक ही बिल्डिंग के अंदर अगर एक फ्लोर से एक शख्स ने कोई फ़ाइल भेजनी है किसी दूसरे शख्स को जो कि उस कंपनी का ही एम्प्लॉई है, उसने अपने कोलीग को कोई फ़ाइल भेजनी है तो किसी PN के हाथ ही भेजनी पड़ती थी, या उसको खुद उठ के जाना पड़ता था, या किसी ऑफिस बॉय का इस्तेमाल करना पड़ता था कि वो उसके हाथ भेजे। इसमें टाइम भी लगता है और इसमें प्राइवेसी भी नहीं रहती, क्योंकि जब अगर हम किसी और बंदे के हाथ भेज रहे हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो प्राइवेट नहीं रहता, और उसमें जो है वो हमें श्योरिटी नहीं होती कि वो जैसा हमने उसे पैक करके दिया है वैसे ही आगे पहुंचे। इसके लिए फिर आज के दौर में हमें ना तो खुद उठ के जाना पड़ता है, ना किसी थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ता है, बल्कि हम क्या करते हैं, हम मैसेजेस वगैरह सेंड कर देते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, फैक्स मशीन का इस्तेमाल करते हैं, फैक्स भेज लेते हैं, और इसके अलावा हम जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन हमारे पास होता है, अब रब्ता करना कोई भी मुश्किल नहीं। इवन कि अगर एक ही रूम में 2 बंदे बैठे हुए हैं और उन्होंने एक दूसरे को डॉक्यूमेंट पास करना है और वो उनके पास सॉफ्ट कॉपी में है, यानी कंप्यूटर के अंदर है। सॉफ्ट कॉपी चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी आउटपुट जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते कंप्यूटर के अंदर होती है, तो वो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके लैपटॉप, उसके कंप्यूटर, उसके मोबाइल में। तो ये मैसेज हैंडलिंग सिस्टम में आता है। और नंबर 3 पे आता है ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम अनेबल से मुराद है कि ग्रुप ऑफ पर्सनस जो हैं वो एक ही टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं मिल के विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और ये भी हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग या वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। तो ये जो ऑफिस का काम होता है, मुख्तलिफ लोगों ने मिल के काम करना है, लेकिन वो फिज़िकली एक दूसरे से दूर मौजूद हैं, एक दूसरे के करीब नहीं है, एक दूसरे से डिस्टेंस पर, फासले पर हैं। तो फिर वो क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क और ग्रुपवेयर को यूज़ करते हुए। ग्रुपवेयर बेसिकली एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग करवा रहा है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इज़ अ काइंड ऑफ एन एप्लीकेशन, और उसके ज़रिए से सारे लोग जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे वर्चुअली। वर्चुअली से क्या मुराद है कि रियलिटी में तो नहीं, लेकिन उन्हें ऐसे फील होगा कि वो एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का सॉफ्टवेयर है जो कि ग्रुपवेयर की एग्जांपल है, इस तरह से स्काइप इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। स्काइप के ज़रिए से वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग हो सकती है, या इसके ज़रिए से मीटिंग्स की जा सकती हैं। अगर किसी अदारे का ओनर है, वो मीटिंग करना चाहता है, मीटिंग कॉल करना चाहता है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है अदारे में या अपनी बिल्डिंग में मौजूद नहीं है, तो वो ग्रुपवेयर की मदद से वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग करेगा और सबको एक जगह पर इकट्ठा करेगा और उनके साथ मीटिंग कर सकता है। कोविड के दिनों में वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा हुई इस पूरी दुनिया में, और ये जो ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये ऑफिस के सारे काम हैं, मीटिंग करना, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे के साथ रब्ता करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना, एक दूसरे को मैसेजेस वगैरह पास करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना ऑफिस के हवाले से, ऑफिस के टास्क्स के हवाले से, और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे DMS कहते हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट का काम है ऑफिस का, वो सारा का सारा ये सब ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर आता है। ये सारे ऑफिस के दफ्तर के काम है, और जितना भी दफ्तर का काम है वो सारा का सारा किसके ज़रिए से परफॉर्म किया जा रहा है, ऑफिस ऑटोमेशन जिसे कह रहे हैं विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म किया जा रहा है। इसमें आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, आप किसी भी अदारे में जाते हैं, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, तो वहाँ पे ऑफिस में आप देखेंगे कि पेपर वर्क नहीं है, वहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद है। वहीं पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का रिजल्ट, टीचर्स की सैलरी, स्टूडेंट्स की फीसिस, हर चीज़ का रिकॉर्ड कंप्यूटर में एंटर किया जा रहा है। और प्रिंट लेना है तो रिप्रोग्राफिक्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें एक जो डॉक्यूमेंट है उसके मल्टीपल कॉपीज़ ली जा सकती हैं। इसी तरह से अगर आप किसी भी मेडिकल शोबे की बात करें, वहाँ पे अगर कोई ऑफिस मौजूद है, वहाँ पे भी यही काम हो रहा है। बैंक्स की बात करें, वहाँ पे भी ऐसे ही है।
जितना भी पेपर वर्क है वो ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया गया है। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अब ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा ऑफिस ऑटोमेशन। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ ई कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हम जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं। ई कॉमर्स का मतलब है कि ऑनलाइन कोई बिजनेस करना, ऑनलाइन कोई चीज़ बेचना, अपनी प्रोडक्ट्स बेचना, ये ई कॉमर्स के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे आज अमेज़ोन ई कॉमर्स की सबसे बड़ी वेबसाइट है और अमेज़ोन के ऊपर लोग जो है वो लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच रहे हैं। एक बंदा जो है वो हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेच सकता है और ई कॉमर्स के ज़रिए से हम इंटरनेशनल लेवल की मार्केट में शामिल हो जाते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे दराज है। इसके अलावा हमारे जो फिर OLX है, फूड पांडा, ये भी। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि वही वेबसाइट्स हों जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बेची जा रही है तो उसी को ई कॉमर्स कहेंगे। ई कॉमर्स में हम अगर कोई खाना, कोई सब्ज़ी, कोई फल फ्रूट वगैरह भी बेच रहे हैं ऑनलाइन तो वो भी ई कॉमर्स में आएगा। हाँ जी, आपको पता है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन सब्जियां भी बेच रहे हैं, ऑनलाइन वेजिटेबल्स, ऑनलाइन फ्रूट्स बेच रहे हैं, खाने पीने की अशिया बेच रहे हैं। उसका तो आपको पता है, हम ऑनलाइन खाने ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है। ये सब ई कॉमर्स के अंदर आता है। और ना सिर्फ खाने पीने की अशिया, ना सिर्फ पहनने की अशिया, ना सिर्फ अपनी कोई दूसरी प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हो सकती हैं। दुनिया में बेतहाशा बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हम ऑनलाइन किसी को अपनी सर्विस बेच रहे हैं, अपनी कोई सर्विस बेच रहे हैं, तो ये भी ई कॉमर्स के अंदर आता है। सर्विस बेचने से मुराद है कि हम अपनी कोई हमारे पास एबिलिटी है, हम किसी को कोई काम करके दे रहे हैं और उससे पैसे ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानता है तो वो फ्रीलांसिंग करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहा है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो ये वो क्या कर रहा है, ई कॉमर्स वाला काम कर रहा है। तो ये भी ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। ई कॉमर्स की एक ब्रांच है एक्चुअली ये। ई कॉमर्स एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना भी ई कॉमर्स के अंदर आता है। अगर एक बंदा वेबसाइट डेवलप करना जानता है तो लोगों को अपनी सर्विस दे रहा है, वेबसाइट डेवलप करके देगा और ऑनलाइन जो है उनसे पैसे मंगवा लेगा और उनको वेबसाइट प्रोवाइड कर देगा, ये भी इसके अंदर आता है। और ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे लोग अपने लेक्चर्स ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं और उन स्टूडेंट से पैसे ले रहे हैं, ये भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स कहलाती है। तो कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करना, कोई अपनी प्रोडक्ट बेचना, कोई फूड वगैरह की चीज़ कोई बेच देना ऑनलाइन, तो इसे हम कहेंगे ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स के ज़रिए से हम अपने इलाके से बाहर भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, अपने सिर्फ शहर में नहीं, अपने मुल्क में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे मार्केट प्लेस पे मौजूद हैं जैसे अमेज़ोन है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। वो हमारी मर्ज़ी है, हमने कौन सी कंट्री चूज़ करनी है। सो ये है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बड़ी वास्ट फील्ड है, मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो बड़ी डिटेल में हो सकती है, लेकिन चूँकि इस बुक के स्कोप के हद तक हमने रहना है तो मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है। ई कॉमर्स के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं? इंटरनेट की कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको यूज़ करते हुए ई कॉमर्स हम कर रहे हैं। जो लोग ई कॉमर्स करते हैं वो इंटरनेट की ये सर्विसेज ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इन सर्विसेज के बगैर ई कॉमर्स मुकम्मल नहीं हो सकती। ये टोटल 4 ऐसी सर्विसेज हैं जिनके बगैर ई कॉमर्स हो ही नहीं सकती। इनमें से कोई एक भी मिस है तो ई कॉमर्स मुकम्मल नहीं होती। ई कॉमर्स इन 4 सर्विसेज की वजह से की जा रही है। ये इंटरनेट के अंदर सर्विसेज हैं। नंबर 1 पे आता है ईमेल। ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ईमेल जो है ये ई कॉमर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसकी क्या वजह है कि जब एक दूसरे से रब्ता करना होता है, एक दूसरे को डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 2 पार्टीज़ आपस में, बायर और सेलर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई हम आपकी ये प्रोडक्ट बेचेंगे, तो ईमेल के ज़रिए से फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, या ईमेल के ज़रिए से इंस्ट्रक्शंस वगैरह या डिटेल्स वगैरह शेयर की जाती हैं। ईमेल के ऊपर हम लार्ज साइज़ की फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं। तो ईमेल जो है ये एक राब्ते का ज़रिया होता है, वो प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए से कोई बंदा अपनी चीज़ बेच रहा है और कोई सेलर जो है वो चीज़ बेच रहा है और जो बायर है वो उसको ख़रीद रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे भी बातचीत हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि ईमेल के ज़रिए से ही भेजी जाती हैं। तो ईमेल जो है एक ऐसी इंटरनेट की सर्विस है जो ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। ईमेल के ज़रिए से राब्ते होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है ईमेल के ज़रिए से। उसके बाद आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, जहां पर बायर और सेलर, जिसने चीज़ बेचनी है और जिसने चीज़ ख़रीदनी है, ये दोनों आपस में रब्ता करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से एक दूसरे से बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस करने से एक दूसरे का एतमाद आ जाता है और जो बंदा चीज़ ख़रीद रहा है, जो बायर है, उसको सेलर पे ट्रस्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसको फ़िज़िकली तो नहीं है लेकिन वो उसको स्क्रीन में देख लेता है उस वीडियो कॉल के ज़रिए से।
उसको समझ आ जाती है। तो एक तरफ चैटिंग की जा रही है, एक तरफ सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए से डील हो रही है, और एक तरफ जो डील है फेस टू फेस हो रही है विद हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये भी ई कॉमर्स के लिए बेहतरीन एक वे है कि डील की जाए। तो जो हमारा बायर होता है वो ज़्यादा उस पर फिर ट्रस्ट करता है। इसी तरह से कुछ कंपनीज़ हैं जो कि किसी शख्स को हायर करती हैं, और वो शख्स जो है वो जो फ्रीलांसर है जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो दुनिया में किसी और कोने पे रहता है और कंपनी किसी और कोने पे, यानी दोनों की कंट्रीज़ डिफरेंट हैं ये कह सकते हैं। तो वो उसका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन विद हेल्प ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे उनका पैनल मौजूद और वहाँ पे वो इंटरव्यू दे, तो ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर आता है। तो ये भी ई कॉमर्स की ही एक टाइप है, ई कॉमर्स की एक शाख है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है ई शॉपिंग या इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनकी वेबसाइट्स बनी हुई हैं और वेबसाइट्स के ऊपर वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो 24 घंटे अवेलेबल होती है, आप किसी भी टाइम ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे तो फिजिकली होता है, दुकान खुली है तो दुकान पे जा सकते हैं, अगर दुकान बंद है तो भाई हम दुकान से चीज़ नहीं ले सकते, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग जो वेबसाइट्स हैं वो 24/7 ऑन होती हैं और उन पे हम जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो भी वो वहाँ पर चीज़ बेच रहा है वो उस टाइम मौजूद हो ऑनलाइन या ना हो, वो जब भी उसे देखेगा वो हमें पार्सल भिजवा देगा और हम उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग यानी ई शॉपिंग जो है ये भी किसके अंदर आता है, ई कॉमर्स के अंदर आता है। तो ये भी इंटरनेट की एक सर्विस है जो कि ई कॉमर्स को मुकम्मल कर रही है। एंड द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसे साइबर बैंकिंग भी कहा जाता है। ये भी इंटरनेट की ऐसी सर्विस है जिसके ज़रिए से ई कॉमर्स पॉसिबल है, इसके बगैर ई कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं है। हम ऑनलाइन जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं, अपने घर में बैठे हुए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये साइबर बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग में आता है, जो कि ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या ऑनलाइन कोई चीज़ खरीद लेते हैं, उसको खरीदने के बाद हम उस बंदे को पैसे कैसे देते हैं, कैश तो नहीं देते ना, या उससे मुलाकात तो नहीं करते और मुलाकात करके उसको पैसे देते हैं। फिर तो ई कॉमर्स का फ़ायदा नहीं, फिर तो फिजिकली आप चीज़ खरीद रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट बैंक्स के ज़रिए से हम अपने अकाउंट से पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो हमें एक्नॉलेज करता है कि ठीक है भाई आपके पैसे आ गए हैं, और फिर वो हमें अपनी प्रोडक्ट जो है पार्सल भेज देता है। और फिर उनकी वेबसाइट पर हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा पार्सल कितने दिन में आएगा और कब तक पहुँचेगा और अब कहाँ पर मौजूद है। तो ये 4 ऐसी सर्विसेज हैं जो ई कॉमर्स को मुकम्मल कर रही हैं। उम्मीद है कि ई कॉमर्स की आपको समझ आई होगी और इससे पहले जो हमने ऑफिस ऑटोमेशन पढ़ा उसकी भी समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कि ऑफिस के टास्क किस तरह से कंप्यूटर हमारे लिए ईजी कर रहा है और जितने भी टास्क हैं ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग्स, मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, ऑफिस स्पॉट सिस्टम अनेबल, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा। इसके अलावा ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा और आपने देखा कि ई कॉमर्स जो है, जो ऑनलाइन हम कारोबार कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, उसमें इंटरनेट की कुछ सर्विसेज इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें हमने ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या साइबर बैंकिंग के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सब कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल है। अगर कंप्यूटर ही नहीं होगा तो नेटवर्क नहीं होगा, नेटवर्क नहीं होगा तो पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेंगे, पूरी दुनिया के लोग जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेंगे तो किस तरह से ई कॉमर्स पॉसिबल होगी। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।